हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल द प्रीव्यू में। पर्वतों को छोड़कर बहते हैं वो जिन्हें समंदर होना होता है। पर्वतों को छोड़कर बहते हैं वो जिन्हें समंदर होना होता है, और बदनाम वही होते हैं जिन्हें सिकंदर होना होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ देश में आम चुनावों की। नेताओं के बदनाम और नेताओं का नाम होने का दौर चल रहा है, लेकिन हम जनता क्या करे, किसको वोट करे, क्या नहीं करे। तो आप लोगों के पास है एक उंगली, और आप किसी को भी कर सकते हैं। तो उंगली करने की आदत हमारे देश में वैसे ही बहुत लोगों में है, और ख़ास तौर पर नेताओं में तो बहुत ही ज़्यादा। लेकिन इस देश में जहां उंगली करने की आदत सबको है, लेकिन इलेक्शनों के टाइम पे लोग उंगली नहीं कर पाते हैं। लोग सिर्फ उंगली का इस्तेमाल करते हैं अपनी बुद्धि को एक किनारे रखकर। देश के आम चुनाव की बात करूं तो जब देश का पहला चुनाव हुआ, और देश का पहला चुनाव सन 1951 और 52 में हुआ। 25 अक्टूबर सन 1951 से वो चुनाव प्रचार चालू होता है, और फरवरी के अंतिम सप्ताह 1952 में वो चुनाव खत्म हो जाता है। लेकिन देश का पहला चुनाव किसका चुनाव था? देश का पहला चुनाव देश के प्रधानमंत्री का चुनाव था। देश का पहला चुनाव देश के मुख्यमंत्रियों का चुनाव था। देश का पहला चुनाव देश के 4500 प्रत्याशियों का चुनाव था, जिसमें से 499 लोकसभा के सांसद थे, और बाकी के 4001 विधानसभा के प्रत्याशी थे। देश का पहला चुनाव देश की 14 राष्ट्रीय पार्टी और 40 क्षेत्रीय पार्टियों का चुनाव था। देश का पहला चुनाव देश की कांग्रेस पार्टी, जो कि देश की राष्ट्रीय पार्टी थी। देश का पहला चुनाव देश की पहली सोशलिस्ट पार्टी यानी राम मनोहर लोहिया की पार्टी। देश का पहला चुनाव जनसंघ यानी जो कि आज की भारतीय जनता पार्टी और जिसके बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चुनाव था। देश के पहले चुनाव में बहुत सारे लोगों की जीत हुई, लेकिन बहुत बड़े बड़े चेहरे, जिनमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी थे, B.R. अम्बेडकर भी थे, वो देश में अपना पहला चुनाव हार गए थे। देश का पहला चुनाव देश के 85% बल्कि 88% अनपढ़ लोगों ने देश के पढ़े लिखे नेताओं को चुना। लेकिन मुझे अफसोस है कि देश के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नेता B.R. अम्बेडकर उस टाइम पर नहीं जीत पाए। क्या रहे होंगे उस टाइम पर मुद्दे और उस टाइम के मेन मुद्दे? तो वैसा देश जिसके पास कुछ नहीं था, जो छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी तो था, लेकिन देश के हालात गंभीर थे। ऐसी स्थिति में भी देश की अंतरिम सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने एक चुनाव आयोग का गठन किया, और उसके जो अंग्रेजी शासन में कभी IAS ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर रहे थे, उन्होंने देश के पहले चुनाव आयुक्त की भूमिका निभाई और देश भर में इलेक्शन कराए। छोटा मोटा इलेक्शन नहीं, जिस इलेक्शन की बात मोदी जी अक्सर करते हैं, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, वैसा ही चुनाव पहली बार हुआ था, जिसमें 4500 लोगों की किस्मत दांव पे थी और चुनाव हुआ था। और सुकुमार ने बाखूबी इस भूमिका को निभाया था और देश में एक सफलतापूर्वक इलेक्शन कराए थे। ऐसे देश में जहां के लोग इलेक्शन का मतलब तक नहीं जानते थे, और लोगों को मत का अधिकार दिया। 21 साल और 21 साल से अधिक आयु वाले सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया। उसमें लिंग भेद नहीं था कि आदमी और औरत में किसी को वोट मिलेगा, किसी को नहीं। जबकि उस टाइम पर भी बहुत सारे विकसित देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, और उस टाइम पर भारत ने महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और पूरी दुनिया में इसकी सराहना हुई थी। उस टाइम के मुद्दे ये थे कि हमें अपनी कंडीशन से उभरना है, अपनी गरीबी से उभरना है, इस देश को आगे ले जाना है और आगे लेकर भी आए। लेकिन आज के मुद्दे क्या हैं? आज हम किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? आप किसी बैंक से लोन लीजिएगा, छोटा सा लोन ले लीजिए, मोबाइल फाइनेंस करा लीजिए, फ्रिज फाइनेंस करा लीजिए, वॉशिंग मशीन फाइनेंस करा लीजिए, जिसकी किस्तें 1500, 1800, 1200, 2000, 2200, 2500, 3000 से ज़्यादा नहीं आती। एक बाइक ले लीजिए और आप उसकी एक किस्त बाउंस करा दीजिए। जब उसके बाद आप दोबारा कहीं लोन लेने जाएंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। 70 साल 80 साल से इस देश में नेता अपनी किस्तें बाउंस कराते आए हैं, और इसके बावजूद यहाँ के लोग उनका क्रेडिट स्कोर बिगाड़ते नहीं, उनका सिबिल स्कोर बिगाड़ते नहीं, और उनको दोबारा चुन के भेज देते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में 70% नेता जो हैं वो दागी हैं। विधानसभा और लोकसभा में 60%, 40% नेता दागी होते हैं, और वो शासन में बार बार जीतते हैं। और जो जितना बड़ा दागी नेता होता है, वो उतना ज़्यादा इलेक्शन जीतता है।
इसके दो कारण हैं कि हमारे देश में लोग प्रत्याशियों के लिए कोई एजुकेशन सीमा नहीं है, कोई शिक्षा दर जो है वो निश्चित नहीं है कि भाई वो कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है, जब भी आप वोट देने जाएं तो देश में ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो कम से कम पढ़ा लिखा तो हो, जो कम से कम सामने वाले प्रत्याशी उस प्रत्याशी को वोट दें जिसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा हो। जब देश की संसद में पढ़े लिखे लोग जाएंगे तो देश में शिक्षा का बदलाव होगा और विकसित राष्ट्र होने की पहली जो शर्त है वो शिक्षित राष्ट्र है। जब तक देश शिक्षित राष्ट्र नहीं बनेगा, 100% शिक्षित राष्ट्र नहीं बनेगा, तब तक देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। मेरी लड़ाई किसी नेता से नहीं है, मैं इस देश को अंधभक्त मुक्त देश देखना चाहता हूँ। मेरा बस एक ही सपना है कि अंधभक्त मुक्त भारत ये बन जाए। इस देश में लोग देशभक्त नहीं हैं, सरकारों के भक्त हैं, पार्टियों के भक्त हैं, नेताओं के भक्त हैं। जिस दिन ये देश देशभक्त हो जाएगा और जिन सरकारों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा इलेक्शन जीतने के लिए, मुद्दों की बात करनी पड़ेगी और जनता के सामने जाने पर उन्हें घबराहट होगी अगर उन्होंने काम नहीं किया होगा। लेकिन यहाँ के नेता काम भी नहीं करते, आंखों में आंखें डालकर आ जाते हैं और उल्टा जनता को ही बहका के चले जाते हैं। बहुत सारे नेता बहुत सारे क्षेत्रों में जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बड़े बड़े काफिलों के साथ जाते हैं और वहाँ के ट्रैफिक जाम की समस्या की वजह से आम नागरिकों को भी परेशानी होती है। कभी कोई नेता उनके आने से जाम में होने वाली परेशानियों के बारे में नहीं सोचता, उसे सिर्फ अपने प्रोटोकॉल से मतलब है। तो इस देश में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। किसी भी नेता का लंबे समय तक शासन में बने रहना उसे रूढ़िवादी बना सकता है, उसे तानाशाह बना सकता है। इसलिए हर बार परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन नहीं हो जब आपके सामने नेता लाल बहादुर शास्त्री जैसा हो तब। लाल बहादुर शास्त्री जैसा नेता हो, मैं नहीं चाहता देश में परिवर्तन हो, लेकिन देश में अगर इंदिरा गांधी जैसा नेता है या भाई नरेंद्र मोदी जैसा नेता है तो उसके लिए 10 साल लेना, तो उसको दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। देश में नेता अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा या पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा हो, जिसकी सोच दूरदर्शी हो, तो उसको मौका तो नहीं मिलना चाहिए। और उन्हें भी नहीं मिलना चाहिए। परिवर्तन तो ज़रूरी है, क्या पता दूसरा ऑप्शन उससे ज़्यादा बेहतर हो जिसे आप मौका ही नहीं दे रहे। जब तक मौका नहीं दोगे आपको ऑप्शन बेहतर नहीं पता चलेगा। तो इस देश में चुनाव हो रहा है और वोट देते वक्त कुछ बातों का ध्यान दें। पहला, हो सकता है आपको अखिलेश पसंद हो सकता है आपको राहुल गांधी पसंद हो सकता है आपको मोदी पसंद हो सकता है आपको योगी पसंद हो सकता है आपको आपके इलाके का प्रत्याशी मनोज तिवारी पसंद हो, कन्हैया कुमार पसंद हो, अनिल कुमार चौधरी पसंद हो या अरविंदर सिंह लवली पसंद हो। चुनाव नहीं लड़ रहे अब तो, कोई भी पसंद हो, बस एक बात ध्यान रखिएगा कि ये देश और आपका घर आपकी पसंद से नहीं चलता, आपकी ज़रूरतों से चलता है। क्योंकि जब आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं तो देश की ज़रूरतें पूरी होती हैं। जब आप ताकतवर बनते हैं तो देश ताकतवर बनता है। ध्यान रखिए, आपको अपने आप को मजबूत करने के लिए वोट करना है, आपको अपनी स्थिति उभारने के लिए वोट करना है। क्योंकि जब आप मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा, क्योंकि ये देश आपका है, किसी के बाप का नहीं। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा